ध्यान से सुनिएगा। जब हम अनुसंधान के क्षेत्र में आते हैं तो हमारे पास जो हायर एजुकेशन होता है उसकी महत्वता जो है वो दुगनी हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बच्चों? बताइए, आंसर दीजिए। नरेंद्र आंसर दीजिए, राशि आंसर दीजिए। या बेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन रिसर्च? इसमें बेटा ब्लैक पेन के भी यूज कीजिए। अन्य चीजों को भी जोड़ के और आधुनिक चीजों के जोड़ के साथ उनको प्रस्तुत करते हैं, इस वजह से उसकी महत्व बढ़ती है। हाँ, the role of higher education research is that if we are in higher education, we need to know all the projects. आपको चाहिए ये अभी? All the scholarships which were given by the state government or central government to pursue our research and बेटा to be economically fulfilled by the government scheme to do a good research. एक्सीलेंट आंसर। एनी अदर एल्स? आप आंसर दीजिए। आप नए हैं ना? आप आंसर दो बेटे, नए हो ना? आंसर दीजिए। व्हाट इज द रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन रिसर्च? अनुसंधान का उच्च शिक्षा में क्या रोल है, इसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। आप आंसर दो बेटा। सब में क्लियर हो ना? इन्होंने क्या आंसर दिया सुना आप लोगों ने? कितनों ने ध्यान से सुना? कहते मैम हमसे क्या मतलब? वो बोल रहे थे आप सुन रही थी, आपने क्वेश्चन पूछा था, हमने थोड़ा ना पूछा था। आंसर दीजिए, पहले हिंदी में दीजिए, बड़े ध्यान से सुनो आप लोग। बोलिए। एजुकेशन का अनुसंधान में ये रोल होगा कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी सोसाइटी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हायर एजुकेशन को प्रमोट करती है और रिसर्च को प्रमोट करती हैं, वो जितने भी स्कॉलरशिप्स या जितने भी प्रोजेक्ट या रिसर्च फंड्स रिलीज करती हैं उनके बारे में हमें नॉलेज होगी, जिससे हम अपनी रिसर्च के लिए जितने भी इकोनॉमिक फैसिलिटीज है वो उन स्कॉलरशिप या उन फेलोशिप्स के माध्यम से ले सकेंगे और हमारी रिसर्च एक बहुत अच्छी रिसर्च। एक्सीलेंट आंसर। आया समझ में? कितनों को समझ में आया? क्या समझ में आया श्वेता? बट वाई डी इज नॉट गेटिंग प्रोग्रेस इन रिसर्च? फिर दूसरा क्वेश्चन आपके पास आता है, देखो ध्यान से सुनो बच्चों, बैठो नहीं, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आगे पढ़ाना शुरू करती हूँ। फिर आपसे पूछा जाता है, इन्होंने क्या कहा कि हमें इकोनॉमिकल हेल्प मिलती है जब हम रिसर्च करते हैं, तो फिर हिंदुस्तान का रिसर्च प्रोडक्टिविटी कहाँ है? यस बेटे, आप नहीं बोलेंगे अब। आंसर दीजिए। हाँ बेटा, क्या है बेटा? हाँ, तो आपको कौन प्रोवाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, प्राइवेट प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट प्रोवाइडेंस के बावजूद भी हमारे पास रिसर्च हाई लेवल का क्यों नहीं है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप लोग क्या आंसर दोगे कल वाइवा में? बताओ जी। आप नहीं बोलेंगे? हाँ बेटे। लैक ऑफ अवेयरनेस पहला नहीं है। यस, दूसरा बताइए। और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी के अनुसार करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। बेटा यू हैव अ ग्रेट टेक्नोलॉजी राइट नाउ। टेक्नोलॉजी की कमी कहाँ है आज की डेट में? अगर यही क्वेश्चन, अब देखो यही क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में चला जाएगा। बड़े ध्यान से सुनो, आप आ जाइए, ध्यान से सुनो फिर लिखवाना। पहले बेहद इंपॉर्टेंट टर्म्स देखो कि जब आपको हायर एजुकेशन जैसा पॉइंट दिया जाता है तो उससे आपसे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स निकलते हैं, रिसर्च एंड टीचिंग। क्या निकलेगा? रिसर्च और टीचिंग। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि हायर एजुकेशन को हमें जरूर दिखाया गया है कि एक सब्जेक्ट की यूनिट के तौर पर आपको डिफरेंशिएट दिया गया है, बट यू मस्ट बी एवर रिमेंबर दैट वी हैव गॉट टू प्रोमिनेंट एस्पेक्ट फ्रॉम दिस वन। द वन इज रिसर्च एप्टीट्यूड एंड द सेकंड इज टीचिंग एप्टीट्यूड। क्लियर है? अब इन्होंने आंसर क्या दिया कि हमारे पास स्किल और टेक्नोलॉजी की कमी है। ठीक है ना? हाँ बेटा। हो सकती है रिसर्च में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं है। बेटा वेट, आंसर दे रही हूं मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? पहले क्वेश्चन को तो आप, क्या क्वेश्चन पूछा मैंने बच्चों? पहले ये बताओ मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि इकोनॉमिकल हेल्प के बावजूद भी गवर्नमेंट ग्रांट कर रही है ना आपको मनी, तो फिर हमारी रिसर्च में प्रोग्रेस क्यों नहीं है? इसका आंसर चाहिए था। तो उन्होंने कहा लैक ऑफ अवेयरनेस। चलो हम इसको मान लेते, फिर भी ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। दूसरा हमारे पास नरेंद्र ने आंसर दिया कि हमारे पास टेक्नोलॉजीज की कमी है, स्किल और टेक्नोलॉजी। राइट? ये बताओ अगर आपसे ये, हाँ बेटे, मीडियम की मैम एक्चुअली क्या मीडियम जो जिसको चाहिए वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा। ये एकदम एग्जैक्ट आंसर है। लेकिन अब देखो यही क्वेश्चन घुमा के आपको टीचिंग में पहुंचा दिया जाएगा। टीचिंग में होता है ना, एक आता है जहां पर हम टीचिंग में वो यूनिट पढ़ते हैं जिसमें हम टेक्नोलॉजी के आईसीटी के थ्रू पढ़ते हैं। आईसीटी जानते हो ना? व्हाट इज आईसीटी?
ठीक है ना, ICT के थ्रू, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड। अब बताओ स्टूडेंट सेंटर्ड में क्या आता है, इंटरनेट। टीचर सेंटर कन्वेंशनल टीचिंग है और जो मॉडर्न टीचिंग आई है उसमें हमारे पास टेक्नोलॉजीज है। तो क्या हमारे पास आज की डेट में बेटा टेक्नोलॉजी की कमी है? बेटे प्लीज हाँ एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज तो वो भी ना बेटा नो, हर दूसरे तीसरे के पास तो फोन है आज की डेट में। आप देखिए भले वो इंस्टा पे रील बना रहा है, इधर उधर घूम रहा है, लेकिन उसके पास उसके हाथ में टूल है। लैक ऑफ एजुकेशन। टेक्नोलॉजी होते हुए भी हम उतनी स्किल नहीं है ना, जैसे अब इंटरनेट नेट पे कुछ करना है, लेकिन बच्चे रील बना रहे हैं दिन भर, बस वो ये आप बच्चे नहीं है बेटे, मैं आप बच्चा पढ़ाओगे, नहीं मतलब आप टीचर की कैटेगरी में आ रहे हैं इस समय। मेरा ध्यान से बात सुनिए, आप टीचर की कैटेगरी में मैंने रख के आपको एक क्वेश्चन पूछा है, स्टूडेंट की कैटेगरी में रख के नहीं पूछा। क्लियर? सो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास आते हैं, फिर लिखना शुरू करो, मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। पहला आपके पास, वेट करिए सुनिए, पहला आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म आता है, वी यूज आर इकोनॉमिकल हेल्प फॉर आवर पर्सनल प्रिविलेजेस। जो हमें ग्रांट आता है बच्चों, उसको हम कहाँ यूज कर लेते हैं, अपने पर्सनल प्रिविलेज के लिए। क्लियर और नॉट क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज देयर, अब आप ध्यान रखना कि रिसर्च में इन्होंने क्या कहा था कि जरूरी नहीं कि हर तरीके की अवेयरनेस हो। जो आपके पास पहले रिसर्च, हायर एजुकेशन ध्यान रखना है, हायर एजुकेशन का पहला मीन है आपके पास यूजीसी। यूजीसी के पास सेकंड मीन आपके पास आता है, उसमें से निकलती हुई 2 प्रॉपर यूनिवर्सिटीज, द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट। द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट, बिवेयर देखिएगा, गवर्नमेंट वो यूनिवर्सिटीज है जिनको लगता है कि हमारे पास श्योरिटी है, प्राइवेट वो यूनिवर्सिटीज है तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, प्राइवेट में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक जो यूजीसी से ग्रांटेड है, दूसरी जो यूजीसी से ग्रांटेड नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसमें से जो आपके पास है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको ग्रांट नहीं प्रोवाइड करती, बिवेयर रहिएगा, वो सिर्फ आपसे आपका कवर अप मांगती है। अब वहां पे आप अपना कितना अच्छा आउटपुट दे जाएंगे तो आप हायर एजुकेशन में जाके मार्क्ड हो जाएंगे। आया कि नहीं है? सेकंड सुनिए, जब आपको गवर्नमेंट क्या कहते हैं प्रोवाइडेंस देती है, तो इंडिया रिसर्च में लैक क्यों करता है? रीजन क्या है? पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो रिसर्च के लिए इकोनॉमिकल हेल्प आती है उसको हम अपने पर्सनल के लिए यूज कर, जाके शॉपिंग कर ली, ये कर लिया। सेकंड क्या चीज है, आपको हर बार हर सब्जेक्ट का एक प्रोमिनेंट पॉइंट पे गाइडर अवेलेबल नहीं है कि जो आपने पॉइंट अपने लिए सेलेक्ट किया है एज ए रिसर्च हायर एजुकेशन में आउटपुट देने के लिए, जरूरी नहीं है कि आपके पास उसका प्रोफेसर या गाइडर अवेलेबल भी हो। अवेलेबल। तीसरी चीज क्या है, हमारे पास मटेरियल का भी, जिसमें आप एम्पिरिकल रिसर्च रख रहे हो, आप कंसेप्चुअल रिसर्च रख रहे हो या अदर आ रहे हैं, वो भी अवेलेबल नहीं है। रीजन क्या होता है, हम उन्हीं पॉइंट को बिवेयर है ना, हम उन्हीं पॉइंट को लेकर हायर एजुकेशन में हमेशा चलते हैं जो ऑलरेडी पहले से अवेलेबल हैं। आया कि नहीं आया? जब आप किसी रिसर्च के नए पॉइंट को हायर एजुकेशन में, बेटा मैं वहां नहीं यहाँ हूं, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ कंजरिंग, फाइन, सी दैट क्लियर? फिर आप उसी रिसर्च को हमेशा फॉलो करते हो जो ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां पर आप कॉम्पिटिट करने में इसलिए रह जाते हो। जैसे आप गवर्नमेंट में गए, 6 से 7 साल का हमारा रिसर्च प्रोसीजर चला होता है, ध्यान रखिएगा, आप कर रहे होते तब तक कोई दूसरा आपको कॉम्पिटिट करने आ जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू में, तो आपका पॉइंट जो है वो उस तरीका फ्लरिशमेंट या फ्रूटफुल नहीं हो पाता जो आपसे डिमांड करी जाती है। क्लियर आया कि नहीं क्लियर है? लिखना शुरू करिए। पहले हिंदी वालों समझ गए बच्चे? फिर से समझाना है कहीं पे? फिर से हाँ बेटा। और है कि गवर्नमेंट का 1.2% ही R&D में खर्च होता है। हाँ बेटा। And as per the national international community, they are spending 7 to 8% of the GDP. Reason behind that one, beta, not everybody is interested in getting research or providing research or want to be indulge themselves in research. हर कोई रिसर्च, आप लोगों में से कितनों की 90% क्या है, नेट क्लियर हो जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, पैसा आ जाए, खत्म। क्लियर है ना? 90% यही थिंकिंग नहीं है, आपकी हो सकती ही नहीं है। एल्स आपने कितने लोगों ने आपने सोचा है कि हम PhD करेंगे? मुझे नहीं पता। देखो इतने लोगों ने, देखो कलेक्टिव पर्सन्स हैं कि हम PhD करेंगे। अब अगर मैं ये भी पूछ लूं कि PhD में आप लोगों का टॉपिक क्या अलॉटेड है, तो क्या आपको पता है? हाँ बेटे, क्या अलॉट है PhD में टॉपिक आपका? मैम मेरे जो मास्टर्स में चल रहा है योगा को लेकर, वही मैं तो योगा में भी तो बेटा बहुत सी धाराएं हैं ना, तो उसमें कौन सी धारा? मैम जो मैंने मास्टर्स का ले तो बेटा मास्टर सॉरी टू से, उसी के अंदर ही अलॉटेड हाँ टॉपिक है मेरे तो है क्या टॉपिक है आपके पास? मैम टेंशन टाइप हेडेक पर है। अच्छा टेंशन टाइप, हाँ बेटे। बायोलॉजी कंजर्वेशन। बायोलॉजी वेरी गुड, बायोलॉजिकल कंजर्वेशन। बायोलॉजिकल वेरी गुड। आपका? रिलीजन है, Pong religion, हाँ, हाँ। basically from Tibet and Himachal. So I'm working on that. वेरी गुड। और बेटे और किसने हाथ उठाया था PhD के लिए? हाँ प्रिंट मीडिया का है। प्रिंट मीडिया में आपने क्या चुना है?
प्रिंट मीडिया में क्या चुना है बेटे? मास्को में प्रिंट मीडिया। ये तो प्रिंट मीडिया के भी अंदर तो काफ़ी डिविजन्स हैं, उसमें क्या मैं ही कहती हूँ मैंने इंडियन लिटरेचर चुना है, तो इंडियन लिटरेचर में भी तो कितने पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, क्लियर है कि नहीं? आप ध्यान रखिएगा जब आप हायर एजुकेशन का पॉइंट अपने स्टडी के बेसिस पे जब आप हायर एजुकेशन को अडेप्ट करते हैं इन यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, आपके दिमाग में एक बात ये ध्यान जरूर होनी चाहिए दैट वी आर गोइंग टू अटेंड, हमें 2 उसमें से प्रॉपर यूनिट्स को ऐड करना है, द वन रिसर्च एंड द सेकंड टीचिंग। क्यों? क्योंकि हायर एजुकेशन का पहला पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि आखिर आप पढ़ के क्या आउटपुट देंगे और आप पढ़ा के क्या आउटपुट देंगे, पढ़ के क्या आउटपुट देंगे और पढ़ा के क्या आउटपुट देंगे, इस दोनों को लिंक करिएगा कि अगर मैं यहाँ पे टीचर हूं तो कहीं पे मैं स्टूडेंट भी बन जाऊंगी, बिवेयर और नॉट फाइन, क्योंकि जो सोशल सराउंडिंग्स है, बिवेयर रहिएगा, जो सोशल सराउंडिंग्स हैं दे एवर असिस्ट अस टू लर्न मोर एंड मोर। लिखना शुरू करो पहले हिंदी वालों, हायर एजुकेशन का पॉइंट डालिए, लिखना शुरू कीजिए। अनुसंधान लिखिए, उच्च शिक्षा में अनुसंधान का क्या रोल है? उच्च शिक्षा में अनुसंधान का क्या रोल है? उच्च शिक्षा में अनुसंधान का क्या रोल है? लिखिए, पहला पॉइंट लिखो बच्चों, उच्च शिक्षा से मतलब, उच्च शिक्षा से मतलब अनुसंधान अध्यापन दोनों है। उच्च शिक्षा से, अभी मैं इंग्लिश में भी लिखवा रही हूं बेटे, उच्च शिक्षा से तात्पर्य अनुसंधान और अध्यापन दोनों है। व्हाट इज अनुसंधान और अध्यापन? रिसर्च और टीचिंग, अनुसंधान और अध्यापन दोनों है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों में, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करिए, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों में, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करिए, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों में ज्ञान, अर्थशास्त्र, न्याय, ज्ञान, इसको बहुत ध्यान से लिखना है, इसको ज्ञान, अर्थशास्त्र, न्याय और चिकित्सा पर बहुत जोर दिया जाता था। किस पर दिया जाता था बच्चों? ज्ञान, अर्थशास्त्र, न्याय और चिकित्सा। अगर आपको यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ जब हम इंडियन एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में आते, बेटे आप आगे आ जाओ, फाइन दैट, या आप आगे आ जाओ, फाइन, आपको दिखाई नहीं दे रहा, यू आर नॉट विजिबल टू दैट पॉइंट टू मी। सुनो बच्चों, फाइन, अगर आपसे क्वेश्चन मैं राशि से कह रही हूँ, अगर मैं आपसे क्या कहते हैं, आपसे पूछा जाता है कि प्राचीन भारतीय एजुकेशन सिस्टम में यूनिवर्सिटीज जब आती है तो वहां पर न्याय पे, अर्थशास्त्र पे, चिकित्सा पे, इन सब पे क्यों जोर दिया जाता था, हम इनको मॉडरेट करते हुए क्यों पढ़ते थे? तो पहला पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चारों चीजें जो हैं जितनी अपडेट और मॉडरेट होंगी उतनी ही अच्छे से इंप्लीमेंट होंगी। नहीं आया ये कौन कौन से 4 सब्जेक्ट बोलो? और क्लियर? क्यों? सबसे पहले ज्ञान, देखो ज्ञान एक जगह रुकने की चीज नहीं है बच्चों, नॉलेज इज नॉट ए सेंटर्ड थिंग, नॉलेज इज नॉट ए रिस्ट्रिक्टेड थिंग, आप ये पॉइंट हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। नॉलेज इज मेड फॉर एनहेंसिंग, तो जितना नॉलेज आप एज ए टीचर गेन करते जाएंगे उतना ही नॉलेज आप एज ए टीचर प्रोवाइड करते जाएंगे। बिवेयर रहिएगा इस बात से। अगर आपसे पूछा जाता है कि ज्ञान को, न्याय को, चिकित्सा को और दूसरा फोर्थ पॉइंट क्या बच्चों? अर्थशास्त्र को हमारे में क्यों ऐड किया गया, तो आप पहली बात तो एक हमेशा मॉडरेट आंसर ध्यान रखिए कि नॉलेज जो है उसका कोई अंत नहीं है। डिफाइन करेगा, एक लाइफ क्या 7 जन्म कम है किसी नॉलेज को गेन करने के लिए। सो इट इज एवर अ प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस। क्या? नॉलेज, क्लियर? तो आप उसमें अपडेट करते गए, मॉडरेट करते गए, जितना आप उसमें अपना स्किलिंग देते गए उतना ही आप टीचिंग के लायक बनते गए, जितना आप टीचिंग के लायक बनते गए उतना ही आगे आने वाली जनरेशन जो थी वो आपको फॉलो करके अपने आप को अपडेट करती गई। आया कि नहीं आया? फिर आप आते हैं न्याय में, ज्यूडिशियल सिस्टम में। हम पुराने में पढ़ते तो पता चलता है हाथ काट दिया तो कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया, व्हाट वाज द सिस्टम? ये क्या सिस्टम था? फिर धाराएं बनती हैं, फिर उसमें क्या कहते हैं, अलग अलग तरीके के कारागार निरीक्षक आता है, तो जिला निरीक्षक आता है, जो भी है वो है। फिर उसके बाद आपके पास अंग्रेज आते हैं, फिर उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बेस होता है, हमें उसमें प्रेम्बल्स दिए गए, हमें जुडिशियल सिस्टम दिया गया। आया कि नहीं? जिसमें पॉलिटिकल साइंस को ऐड करेंगे, बिवेयर रहना। फिर आपको 3 धाराएं उस पॉइंट बता दिए गए, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, क्लियर? फिर आपके पास इकोनॉमी आती है। इकोनॉमी किससे स्टार्ट हुई थी? बार्टर सिस्टम से, मेरा चावल तुम्हारी शक्कर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन वो अपग्रेड होता गया, फिर हम किस पे आके टिक गए? मुद्राओं पे। फिर
मुद्राएं भी डिवाइडेड हो गई। देखो पहले क्या था, कौड़ी था, धेला था, आया कि नहीं आया, वो मॉडरेट। आज आपके पास प्रॉपर क्या है, करेंसी है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, विच इज अ मेटल करेंसी एंड सेकंड इज अ पेपर करेंसी। आया कि नहीं आया। फिर आपके पास थर्ड क्या है, फोर्थ क्या था बच्चों, अर्थशास्त्र नहीं, वो बताइए, चिकित्सा। अब चिकित्सा क्या था, अगर आप चरक को देखते हैं, जिन्होंने तक्षशिला में स्टडी करी थी, ठीक है ना, या सुश्रुत को देखते हैं तो आपको सर्जरी बताई गई, प्रॉपर इक्विपमेंट्स बताए गए, जिनको अमेरिका ब्रिटेन फॉलो करता है, उन्होंने नहीं दिया, हमने दिया था, ध्यान रखिएगा। फिर आपके पास कौन आए थे, पाणिनि आए थे, उन्होंने आपको ग्रामर दी। ग्रामर किसमें दी, संस्कृत में दी। जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, क्या हुआ, मॉडरेट होता हुआ आपके पास सारा सिस्टम आया ना। तो जब मॉडरेट होता हुआ सारा सिस्टम है, इस पॉइंट को बेहद ध्यान रखना, तो इसने आपके पास एक क्लासिफिकेशन दिया, जिसको आप 3 पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू में बांट देंगे। पहला आप देंगे वोकेशनल भी इसी से आएगा, स्किल भी इसी से आएगा, और एम्प्लॉयमेंट भी इसी से आएगा। नहीं आया, फिर से बोलूं मैं कहीं पे बेटा, अरे आया कि नहीं आया, ये तो बताओ। देखो सुनो, 2 कंडीशन में इंसान शांत रहता है, या तो आ गया या तो नहीं आया। तो नहीं आया 4 बार पूछ लेना, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। अंडरलाइन करो इसको, शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें अध्यापन विकसित और नवीन होता चलता है। इसका मतलब क्या है, हिंदी वाले बताओ। जिसमें अध्यापन विकसित और नवीन होता चलता है, इसका मतलब बताओ। हमारी नॉलेज बढ़ती रहती है और हमें नया नया नॉलेज आती रहती है ना। मैम उसमें न्यू ऐड भी होता जाता है और वो मतलब डायनामिक होती है, उसमें नए परिवर्तन जो होते रहते हैं वो ऐड होते हैं। आप लोगों से एक बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से निकलती है ना, कितने राज्यों से निकलती है? हाँ, किसने कहा 8? किसने कहा 8? आपने कहा ना। कौन से 8 हैं बेटा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आगे बोलिए आप, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्लियर है ना। पहले सिर्फ हमें पता था कि कर्क रेखा जारी है, लेकिन ये जो कार्टोग्राफी होती है, कार्टोग्राफी का मतलब होता है मानचित्र। हाँ बेटा, यही 8 हैं, 8 हो गए ना, यही 8 है। फाइंड दैट। क्लियर से देखा, जो कार्टोग्राफी सिस्टम होता है, जिसे हम मानचित्र बोलते हैं, मानचित्र के आधार पे हमें पता चला कि ये कहाँ से निकला। क्लियर है कि नहीं। तो आज जब ये 8 स्टेट्स आप कवर अप करेंगे, तो जब आप जियोग्राफी का पेपर देने जाएंगे किसी पीसीएस में, आईएएस में या कहीं पे, तो आपको 8 स्टेट्स का जब ये ट्रॉपिकल कैंसर और टॉपिक ऑफ कैंसर स्टडी करेंगे, तो साथ ही साथ आप वहाँ का जियोग्राफिकल फिनोमिना भी स्टडी करेंगे। क्लियर है ना। क्योंकि जब आप बच्चों को बताएंगे, बाई चांस किसी ने आपसे गुजरात के बारे में पूछ लिया, झारखंड के बारे में पूछ लिया, तो ये थोड़ी ना कहोगे कि खुद पढ़ लो, आप उनको बताएंगे। क्लियर हो गया। तो आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि टीचिंग एक प्रोसेस है और टीचिंग एक टेक्नोलॉजी है, दोनों राइट है अपनी जगह, और टीचिंग एक कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी, और टीचिंग में हमें इनोवेशन चाहिए, तो दोनों राइट है। जब तक आप इनोवेट नहीं करोगे, आपकी टीचिंग अच्छी नहीं होगी। थर्ड लिखिए और फोर्थ लिखिए, फिर इंग्लिश वाला लिखना शुरू करो। उच्च शिक्षा के माध्यम से हम नए नए अध्यादेश, नई नई समितियों, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। उच्च शिक्षा के माध्यम से हम नए नए अध्यादेश, नई नई समितियों, और आधुनिक समय में हाँ बेटा, समितियों की जरूरत क्यों पड़ी हमें? समितियों की जरूरत क्यों पड़ी हमें? समिति क्या होती है पहले ये बताओ। चलो छोड़ो, कमेटी होती है, कमेटीज क्यों बनाई जाती हैं? चलो बताओ। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। लिखिए, नई नई अध्यादेशों, नई नई समितियों और नए नए इंटरनेट ई पोर्टल्स की आवश्यकता पड़ती है, और नए नए इंटरनेट ई पोर्टल की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब क्या है बच्चों? नए नए इंटरनेट ई पोर्टल की जरूरत क्यों पड़ती है बताओ? इंडियन गवर्नमेंट आपके ई पोर्टल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशनल एंड स्किल। एम्प्लॉयमेंट, वोकेशनल एंड स्किल, और ये तीनों आपको एक ही राह पे ले जाएंगे, और वो है एम्प्लॉयमेंट। इंग्लिश वाले लिखना शुरू करो। थैंक यू वेरी मच बेटे। हैव दिस। यू वांट टू से एनीथिंग एल्स? हैव इट। लिखिए, व्हाट इज द रोल
What is the role of higher education? What is the role of higher education? What is the role of higher education related to the research? Related to the research. आप लोग रिसर्च तो जान गए ना बच्चों, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है रिसर्च? वैसे रिसर्च का मतलब क्या होता है? होता होगा कुछ? हाँ बेटा, रिसर्च का मतलब टॉपिक पर डीपली स्टडी करना, उसमें न्यू चीजें ऐड करना, हाँ, इनहेंस करना, मॉडिफाई करना। मैम जो पुराने फैक्ट्स वगैरह होते हैं उन्हीं के आधार पर। अब आप अपने दोनों की परिभाषा जोड़ दीजिए, वो एक हो गई। फाइन, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ रिसर्च क्या होता है। रिसर्च पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें रिलेटेड, ध्यान रखनी जरूरी। कल आपको सिलेक्शन हो जाएगा तो आपसे बार बार आपके मेन सब्जेक्ट पे पूछा जाएगा, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा, कहीं से भी किसी भी यूनिट से क्वेश्चन उठा के पूछ लेंगे, तो आपको ब्लैंक नहीं होना। तो अपनी प्रिपरेशन करके जाइए, और बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं दी गई, उनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर पर डे आप 1 यूनिट भी हर सब्जेक्ट की यूनिट की तैयार करेंगे तो आपका कंप्लीशन हो जाएगा। सुनिए, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज रिसर्च, तो रिसर्च इज अ फैक्ट, रिसर्च आर द फैक्ट्स एंड द प्रीवियस presented knowledge which ever go in society with the help of scientific methods। किसकी हेल्प से जाएगा? साइंटिफिक मेथड से। अब साइंटिफिक मेथड्स क्या है? आपके टूल्स हैं, आपकी बुक्स है, मेथोडोलॉजी है, आपका हाइपोथेसिस है, आपके टेक्निक्स है, उसी के बेसिस पे आप इसको रिसर्च को प्रोवाइड करते हैं। लिखना शुरू करोगे नीचे वालों, लिखिए। In higher education, the role of research is, in higher education, the role of research is to provide, फिर से बोलूं, क्या हो गया बेटा? मैम जो आपने बोला था ना मेरे कि वोकेशनल स्किल, और मैम एक और क्या था? स्किल था बेटा, एम्प्लॉयमेंट था, वो तो मैं समझा रही थी। क्या तीनों को मिला के था? मतलब इन तीनों को मिला के उन्होंने सोचा कि अलग पॉइंट हो एम्प्लॉयमेंट। नहीं, वो तो मैंने ओरली आपको समझाया, यदि आपसे पूछा जाए, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा DSEU जैसे है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो है यूनिवर्सिटीज़ जो आज की डेट में वो स्किलिंग भी प्रोवाइड करती है, और आजकल गवर्नमेंट स्कूलों में स्किल्स प्रोजेक्ट भी चलते हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ रखिएगा कि जब हायर एजुकेशन इंक्लूड करी जा रही है तो सीनियर जो सेकेंडरी स्कूल्स आ रहे हैं वहाँ पर आपको हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या ऐड करके दिया गया है? तो ऐड करके दिए गए वो स्किल प्रोजेक्ट जिसके थ्रू बच्चे कुछ भी चीज़ बनाते हैं, उनको जो मनी गेन होता है वो खुद अपने पास रखते हैं उसके, और उनसे उनके अंदर एक स्किल आती है, एक एम्प्लॉयमेंट का बेस आता है कि आगे जाकर चलो नहीं पढ़ाई करी, हम स्कूल से फांद गए थे, पंखा तोड़ाए थे, नल तोड़ाए थे, तो कम से कम हमें कुछ बनाना तो आता है, हम कुछ कल को अपने आप को दुकानदार के ही रूप में या कहीं भी जाके भी प्रेजेंट कर सकेंगे। आप ध्यान रखिए, 2 तरीके से आपको एजुकेशन की प्रोवाइडेंस है प्रेजेंट में, द वन विद द हेल्प ऑफ बुक्स एंड द सेकेंड हेल्प टूल्स। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास एजुकेशन का प्रोवाइडेंस क्या है आज की डेट में, तो ये मत कह दीजिएगा कि ओनली बुक्स आर देयर। नहीं, केवल बुक्स नहीं, वो तो कन्वेंशनल स्टडी है। कन्वेंशनल आप जानते हैं पारंपरिक स्टडी है। सेकंड आपके पास क्या आता है? जो आपके पास टेक्नोलॉजिकल टूल्स आए हैं उसके थ्रू भी एजुकेशन प्रोवाइडेड है। उसमें भी ध्यान रखना, उसमें प्रोजेक्टर्स हैं, ऑडियो वीडियो सिस्टम है, ध्यान रखिएगा, मकॉय है, बहुत ढेर सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आपको स्टडी प्रोवाइड करी जाती है। आगे लिखिए, कहाँ तक लिखा बच्चों ये बताओ? is to provide technical and futuristic education, technical and futuristic education। सेकेंड पॉइंट लिखिए, जो पॉइंट ना है बेटा आप लिख नहीं रहे, लिख लिया आपने? लिख लिया कि नहीं लिख लिया बेटे? अच्छा, नेक्स्ट लिखिए, इन एंशिएंट इंडिया, आपने लिख लिया? इन एंशिएंट इंडिया it was insisted on in ancient India, it was insisted on इन्वर्टेड कॉमा ओपन करो बच्चों, नॉलेज। अगर आपसे पूछा जाता है एपिस्टेमोलॉजी क्या है, तो ध्यान रखिएगा वो नॉलेज होता है। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द मीन ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, मतलब ज्ञान तंत्र क्या है, तो उसका मतलब नॉलेज है, ध्यान रखिएगा। फाइन। और एपिस्टेमोलॉजी की हमें ज़रूरत क्यों है बच्चों? कि जितना हम नॉलेज को एनहेंस करते हैं उतना ही वो अपडेट और हमारे लिए यूजफुल होता बनता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक्स, देन ज्यूरिडिक्शन, बेटा नॉलेज, इकोनॉमिक्स, जस्टिस, फोर्थ पॉइंट क्या था बच्चों? एंड मेडिसिन। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए, फुल स्टॉप लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके फुल स्टॉप लगाइए। थर्ड लिखिए, इन एजुकेशन
in education the higher grant mean to higher grant का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रांट का मतलब क्या होता है? अनुदान। अनुदान कौन देता है आपको? यूजीसी के थ्रू किससे मिलता है आपको? यूनिवर्सिटीज के थ्रू मिलता है। प्रिवेयर रहिएगा। ग्रांट बेटा, ग्रांट GRANT एंड ग्रांट मीन्स स्पॉन्सर, स्पॉन्सर। सुनो ठीक है, तो ग्रांट क्या होता है? अनुदान है आपको, GRANT। हाँ, तो उस ग्रांट का आप यूज़ क्या करते हैं ध्यान रखिएगा। और ये मत सोचना कि आपको आज की डेट में ही ग्रांट प्रोवाइड किया जा रहा है। ये एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था जहाँ पर आपको ग्रांट प्रोवाइड किए जाते थे। जब आप BA पास कर जाते थे तो आपको शास्त्री बना दिया, पांडित्य बना दिया जाता था। जब आप MA पास कर जाते थे तो आपको शास्त्री बना दिया जाता था। साथ ही साथ आपको प्रोवाइडेंस दी जाती थी जमीन के रूप में। किसके रूप में बच्चों? जमीन के रूप में। अब आप चाहे उसका पर्सनल यूज़ करें और चाहे आप उसको वहाँ पे किसी विश्वविद्यालय या किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट को ओपन कर दें। तो आप ध्यान रखिएगा, इसी ग्रांट को गवर्नमेंट ने किसमें मॉडिफिकेट कर दिया है? इकोनॉमिकल हेल्प में। आगे आप लोगों को लिखिए, क्या लिखा बेटा बताओ? इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट बॉडीज, इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट इज गवर्नमेंट बॉडीज? व्हाट इज गवर्नमेंट बॉडीज? DU और अंबेडकर यूनिवर्सिटी और बनारस विश्वविद्यालय। ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज गवर्नमेंट बॉडीज तो ब्लैंक मत हो जाना, जितनी यूनिवर्सिटी से सुना दे, लेकिन उसमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकाल लेना। पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकाल लेना, तब आंसर देना। क्लियर हो गया? आगे लिखिए, बाय गवर्नमेंट बॉडीज। नेक्स्ट लिखो बच्चों, विद हायर एजुकेशन वी हैव ऑर्डिनेंस। विद हायर, इन ऑर्डिनेंस का बहुत बड़ा रोल है। विद हायर एजुकेशन वी हैव ऑर्डिनेंसेस। कुछ पूछना है क्या बेटा? ऑर्डिनेंसेस कमेटी, ऑर्डिनेंस कमेटी एंड मॉडरेट ई पोर्टल्स, इन्वर्टेड कॉमा कर दीजिएगा इसमें, एंड मॉडरेट ई पोर्टल्स। क्लियर हो गया? हेडिंग डालिए, भारतीय प्राचीन विश्वविद्यालय। हेडिंग डालो बच्चों इंग्लिश में। क्या बेटा? हाँ, inverted comma started from where you have that we have ordinance and after that close to there where we have e-portals. इंग्लिश वाले लिखो इन एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज और हिंदी वाले लिखो प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय। पहला पॉइंट डालिए तक्षशिला यूनिवर्सिटी बेटा, एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज है ना बेटा? बहुत है बेटा इसमें अभी। और भी पहला पॉइंट डालिए तक्षशिला। क्लियर? हिंदी वाले लिखो प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय। सबसे पहला पॉइंट जो आपके पास, ये जो अभी आपने लिखा है, इन चारों में से कुछ पूछना है आपको। जो अभी आपने पॉइंट्स लिखे हैं इन चारों में से पूछना है कि आपको चारों आ गए। बोलो बच्चों, आगे चारों? नए अध्यादेशों को बेटा सुनिए, अगर अभी आप लोगों को कमेटी वाला जब वो यूनिट आएगा नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके पास नए नए पॉइंट्स नहीं आते हैं या नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आते हैं तो क्या आप अपनी एजुकेशन को उस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं जैसे उस एरा या उस समय की डिमांड है? आप समझ गए ना बात को? ऑर्डिनेंस क्यों जोड़े जाते हैं? अब ऑर्डिनेंस का भी आप लोग एक बार सार समझ लीजिए, कंसेप्ट क्या होता है। ऑर्डिनेंस का कंसेप्ट ये होता है, सपोज कीजिए प्रीवियसली कुछ चीज़ें थी दैट वर वेरी यूजफुल बट इट वाज यूजफुल अकॉर्डिंग टू दैट पीरियड। उस समय के लोगों के लिए तो बहुत यूजफुल थी, लेकिन आज की डेट का जो बच्चा आता है, अब बिवेयर रहो, आधा किससे पढ़ेगा? आधा आपसे पढ़ेगा और आधा किससे पढ़ेगा? फ़ोन से पढ़ेगा। एक्सीलेंट आंसर, फाइट। तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी? अब आपको पीछे के, आप 1930 के तो है नहीं, ना ही 1950 के, ना आप 2000 के, ना 2010 के हैं, आप 2024 के। पहले इस बात को बहुत बिवेयर है। तो जब आप 2024 में 20 साल के हैं तो एक जनरेशन वो भी है जो 2024 में 10 साल की है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और आपको बहुत अच्छे से पता है इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ओवर चिल्ड्रन नाउ डेज। क्लियर है? आप समझ गए ना? तो हम आज की डेट में जब सर्चिंग क्राइटेरिया में जाते हैं तो आप एक बात बताइए, आप टीचर हैं,
बहुत ही डेडिकेटेड बच्चे होंगे या बहुत ही सोचेंगे नहीं हम अपने टीचर को फॉलो करके चले, तो आपसे व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे कि मैम इसका मीन क्या है, सर इसका मीन क्या है। फाइन। अब सपोज करो वो हमको भी नहीं आता, हम कोई ऑलराउंडर तो है नहीं बच्चों, हम कहाँ सर्च करेंगे? आ गया। फाइन दैट, बिवेयर रहिएगा। अब आपको लगता है कि कोई ऐसी स्कीम आई है जिसको हम रेगुलेट तो कर सकते हैं, बट वी नीड सम other information or the other important information which is not provided by the books, तो आप अपने बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे? एक्सेलेंट, ठीक है ना। जब आप गूगल पे स्टडी करने को कहेंगे बेटा, ये मत सोचिएगा कि मैं गूगल को इन्हेंस करें ना, ये डिमांड है आज की डेट की, क्योंकि आपका 90% वर्क आज की डेट में जो स्टडी का है वो इसी के थ्रू जा रहा है। आप एक बार प्लीज ऑर्डिनेंस को चेक करिए। फाइन। ई पोर्टल्स क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि उसका प्रोसीजर ही है ये। फाइन। अब आपके पास क्या आता है? अध्यादेश बेटे, नहीं बच्चे, ना ऑनलाइन पढ़ना है ना होता। मैंने आप लोगों से तभी तो कहा था कि पोर्टल्स की लिस्ट बनाओ। जब आप लोग नहीं पढ़ोगे, 50% आप लोग 60% मेहनत नहीं करोगे, तो बेटा क्वेश्चन कंफ्यूज होगे ना। देखिए क्या होता है, जैसे कुछ कर्नाटका गवर्नमेंट है, फाइन, उन्होंने ई पोर्टल दिया, दिल्ली गवर्नमेंट है ई पोर्टल दिया, हिमाचल प्रदेश ई पोर्टल दिया। अब आपने देखा इग्नू के ऑनलाइन स्टडी चल रही है, यू नो इग्नू बेटा, फाइन दैट। इसके बाद उसमें अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 572 की 600 कोर्सेज चल रहे हैं। इसलिए इसका मतलब क्या है? अब आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या है? ये हाँ ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, फाइन, लेकिन हर कोई नहीं पढ़ा रहा बेटा, वहाँ पे स्किल्ड पढ़ा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने इस चीज़ को क्यों रिक्वायर किया? इसका रीज़न ये था कि आज की डेट में हर कोई जो है सपोज कर स्कूल नहीं जा पा रहा, कुछ जो गर्ल्स हैं बेचारी वो अपने घर में कंट्रीब्यूशन दे रही है इकोनॉमिकल हेल्प के लिए, या कुछ कॉजेज नहीं है, उनके पास बहुत हाई लेवल के एसेसरीज नहीं है, बुक्स के टूल्स नहीं है, किसकी मदद से वो पढ़ लेंगे? यूट्यूब नहीं, ई पोर्टल से। आप समझ गए ना। तो इसको नए जो ऑर्डिनेंस लाए गए, नए जो कमिटीज़ बनी है, वहाँ पे इनको इंक्लूड कर दिया गया। जो पुराने हमारे पास पॉइंट्स थे वो अकॉर्डिंग टू दैट एरा थे, जो आज के पॉइंट है वो अकॉर्डिंग टू दैट एरा है। कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, पीछे के पॉइंट को भी आज आगे के पॉइंट को भी इंक्लूड करके एक नया पॉइंट ऑफ व्यू बना देती है। लेकिन हर ऑर्डिनेंस का, हर कमेटी का बनना जरूरी इसलिए होता है जैसे हर 10 साल में आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू आ सके, जिसके बेसिस पर आप अपनी एजुकेशन को कवर अप कर सके, ब्रश अप कर सके, साथ ही साथ वो अपनी टीचिंग को भी फ्लरिश और फ्रूटफुल कर सके। और ऑर्डिनेंस बेटा गवर्नमेंट जो होती है अपने अध्यादेश निकालती है। तभी तो मैंने कहा था कि आप यूपी गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस पढ़िए, आप लोग पढ़ोगे नहीं तो कितनी चीज़ें बताई जाएंगी। अब जैसे सपोज कीजिए आपको पढ़ाए यूपी गवर्नमेंट के जवाब दे, वो आप बता सकते हैं कि आप इस तरीके से अब अपना एप्टीट्यूड रेडी करके आए। आपका प्रेजेंटेटिव एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए? व्हाट इज प्रेजेंटेटिव एप्टीट्यूड? जरा बताओ क्या है प्रेजेंटेटिव? अब कहते मैम हमें पता ही नहीं प्रेजेंटेटिव एप्टीट्यूड क्या है। आओ आपका डेमो होगा। नहीं समझे? किसका डेमो होगा? किसका डेमो होगा ये बताओ? मेरा थोड़ा ना होगा, आप लोगों का होगा। ऑब्वियस ही बात है ना बेटे। तो पहले ये चीज नहीं थी कि आपका डेमो होगा। हाँ आप रिक्रूट हो गए, ये लो नियुक्ति पत्र, जाओ जाके पढ़ाओ। अब भले स्वेटर बिनो चाहे धूप में बैठो, आपकी मर्जी। आप समझ रहे ना बात को। बट न्यू ऑर्डिनेंस इज सेइंग दैट यू आर कंप्लीटली फार ऑफ टू दैट वन। फर्स्टली यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ दैट हाउ यू आर कैपेबल टू टीच द स्टूडेंट और टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट। और उससे पहले कभी कभी क्या होता है, पैनल के सामने आपकी टीचिंग करा दी जाती है। इससे भी बिवेयर रहिए आप लोग। ये ऑर्डिनेंसेस हैं बेटे, आया कि नहीं आया, जो प्रीवियसली एडेड नहीं थे। अगर आज आप लोग किस पे, अधिकतर बच्चे आते हैं डेमो पे बैठते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ डेमो? चलो बताओ। एप्टीट्यूड है एक तरीके का, क्या है? और टीचर आपको देख रहा होता है, बच्चा किस जगह पे है ये भी तो टीचर। देखो आपसे क्वेश्चन जब पूछे जा रहे हैं, कुछ टीचर पूछते हैं, कुछ टीचर नहीं पूछते हैं। जो टीचर पूछ रहे हैं उनके सबके अपने अपने पढ़ाने का तरीका होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये बात बताओ, इसमें आपका एग्जामिनेशन नहीं हो रहा, इट्स अ टू साइडेड फिनोमिना। टू साइडेड फिनोमिना, बिवेयर और दिस इज ऑर्डिनेंस। कि अगर आप केवल टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो सोचता है कि नहीं मेरा डेमो चल रहा है, तो वो आपको इग्नोर करता हुआ चल रहा है। बिवेयर रहिएगा इस बात के लिए। आपको सिर्फ अपने अच्छे प्रेजेंटेशन से मतलब है, आपको ये मतलब नहीं कि मेरे बच्चों को कितना आता है। लेकिन अगर टीचर भी आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हुआ चल रहा है, बच्चों से इनपुट चाहता हुआ चल रहा है, अपना आउटपुट देता हुआ, तो वो क्या है? एक तरीके का प्रेजेंटेशन एप्टीट्यूड है दैट रियली द पीपल हु आर गेटिंग मी और जजिंग मी एज माई टीचिंग एस्पेक्ट और टीचिंग असेसमेंट, हाउ मच दे नो अबाउट देयर प्रॉपर सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट, ये भी तो आपका प्रेजेंटेशन है बच्चों कि कल को पढ़ाने जाओगे नहीं हम बेस्ट दे देंगे, हम पढ़ाएंगे। तो हाँ आप अपना बेस्ट दे रहे हो, पर जो सारे बच्चे बैठे हैं वो कोई वहाँ पे डांस इंडिया डांस थोड़ी ना चल रहा है कि हाँ हम तीनों बैठ के डांस देख रहे हैं, उसके बाद कहेंगे तुमने इधर वो किया था, तुमने उधर किया था, सामने वाला बेचारा ने हमने इतनी मेहनत करने पे ये कर दिया। नहीं, इट्स अ क्रॉस चेक फिनोमिना कि क्या आपको भी आता है जितना मुझे आता है, क्योंकि आप भी तो उसी लेवल पे बैठे हैं जिस लेवल पे मैं आपके सामने हूँ। आया कि नहीं आया? दिस इज द मीन ऑफ ऑर्डिनेंस। तो बेटा वो जमाने चले गए कि आप डेमो लेने आए हैं, हाँ टीचर बन गया रजनीकांत, भाई मेरे बस की नहीं रजनीकांत बन पाना। फाइंड दैट, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मेरा काम है, मुझे भी तो क्वेश्चन पूछने का अधिकार है कि नहीं, राइट है कि नहीं? तो मैं भी तो जानूंगी बच्चों का बेस क्या है, उसी बेसिस पे तो आपको पॉइंट बताए जाएंगे कि आप ये तैयारी करके आइए, ये करके आइए, ये होमवर्क करके आइए, इसके गो थ्रू जाइए। लेकिन सिर्फ अगर मैं अपनी टीचिंग देती चलूंगी तो मुझे क्या मतलब है? हाँ मैं पास होगी, मेरा पैसा रेडी, दैट्स गॉन। ये मत समझिए। आप जब कल पढ़ाने जाएंगे, इट इज़ अ टू साइडेड फिनोमिना, बिवेयर रहिएगा। अगर आपसे हायर एजुकेशन में आज के डेट में पूछा जाता है व्हाट इज द मीन ऑफ न्यू ऑर्डिनेंसेस विच वी आर गोइंग थ्रू दैट वन, तो आप इतना ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपका भी डेमो होना है। जब आपका डेमो होना है तो डेमो देते वक्त अब ये नहीं कि हम बहुत बेस्ट दें, पहले आप ये देख लें कि सामने वाले जब आपको चेक कर रहे हैं तो आप कितना उनको चेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी तो उसी एजुकेशन के लिए बैठे जिस एजुकेशन को गेन करके आप उनको पढ़ा रहे हैं। आया कि नहीं आया बच्चों? दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेंसेस। नेक्स्ट, जैसे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम इसीलिए होते हैं चेक करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है बेटे, ये आपका यूजीसी नेट का रिटन और वाइवा दोनों क्यों है? आप ही लोग खुद बता दो, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। आप बताइए ना, जो अच्छे बोलने जिनको आता है वो अपने प्रोफेसर तक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हम इस बात पे गलत कैसे हो सकते हैं। बहुत एक से ब्रिलियंट स्टूडेंट आते हैं, दिमाग हिला देते हैं, ये है ये, और जिनको कुछ नहीं आता अरे हम पास हो गए, आधा भगवान की देन थी, आधा कहीं लक मार गया, ठीक है ना। लेकिन ऐसा अब नहीं है बच्चों, प्लीज़, क्योंकि जिस एज के आप हैं उसी से थोड़ा एज के आगे बैठे आपके न्यू रिसर्चर्स हैं जिनको भी पैनल में इंक्लूड किया जाता है। तो जितना अपडेटेड है उससे हाई अपडेटेड वो हैं। तो आप ये मत सोचेगा। और हाँ, एक और बात ध्यान रखो, कहीं कहीं जगह इग्नू में तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले भी बैठा देते, लोग साइड में बैठे आपको चेक करें, आपका प्रेजेंटेशन क्या है, आपका आई कॉन्टैक्ट क्या है, आप पैर तो नहीं हिला रहे हो, आप हाथ तो नहीं हिला रहे हो, तो आपका ध्यान कैमरे पे, पंखे पे, घड़ी पे तो नहीं है, ये भी चेक हो रहा है। दिस इज ऑल द प्रेजेंटेशंस ऑफ न्यू कमिटीज और द ऑर्डिनेंसेस और द न्यू एस्पेक्ट विच आर मेड बाय द यूनिवर्सिटीज फॉर देयर सिलेक्शन प्रोसीजर। आप भूल जाइए पुराने जमाने की चीज़ें, अब बहुत नई चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप लोग फेस करोगे। आया कि नहीं आया? लिखिए। अब देखो बच्चों, हमारे पास क्लियर हो गया बेटे? समझाना है कि नहीं समझाना है? नहीं आया तो 10 बार पूछ लेना, पर बैठे बैठे सुनना मत है ना। मैं महाभारत सुना रही हूँ ना, आप लोग महाभारत सुनो। क्लियर? सुनो। इसके बाद नेक्स्ट आपके बाद आता है, देखो हमारे पास जब यूनिवर्सिटीज आती है, क्वेश्चन सुनिए आप लोग, व्हाट इज द रोल ऑफ और व्हाई वी हैव हैड और व्हाई हैड वी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज। अब देखो जब हमारे पास क्वेश्चन आता है बच्चों कि पुराने जमाने पे हमारे पास विश्वविद्यालय क्यों थे, तो सबसे पहला जो आपके पास आंसर आता है, इंडिया वॉज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। क्या था बच्चों? सेंटर ऑफ एजुकेशन। क्लियर है ना? इसका आंसर कैसे जस्टिफिकेट करोगे? इसका आंसर जस्टिफिकेट कैसे करोगे आप लोग? The students from all over India, all over world came to India for further for education, and the education which was based on education and the moral education and the religious education, है ना? आपने कह दिया सब सही है। कैसे सही है? There are 3 international universities present in ancient India, namely हाँ, Nalanda, हाँ, Takshashila, and and Takshashila. नालंदा, तक्षशिला एंड बेटा Vikramshila. नॉट तेलहारा यूनिवर्सिटी। Nara ये कहाँ से आ गई ना बेटा? तेलहारा तो तक्षशिला से भी इम्पोर्टेंट है। तक्षशिला प्रसिद्ध है, प्राचीन नहीं है। तेलहारा प्रसिद्ध नहीं है, प्राचीन है। इसमें मतलब क्या? हमारे इंडिया की इकोनॉमी उस टाइम अच्छी नहीं थी ना बेटे? अच्छी थी। चलो आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब मुगल्स इंडिया आए तो उन्हें 1000 के आगे गिनती नहीं आती थी। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आप खुद अपने देश की महत्ता समझ जाइए। जब मुगल्स इंडिया आए तो उनको 1000 के आगे गिनती नहीं आती थी, तो बाकी गिनती उन्होंने कहाँ से सीखी? हिंदुस्तान से। बिवेर ये ना, सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो ट्रेडिंग जो है इंडिया का अरब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। अरब जो है न्यूमरल्स यहाँ से कहाँ ले गए? यूरोप ले गए। यूरोप में ब्रिटेन ले गए। ब्रिटेन तो जानते हो ना बेटे, ब्रिटेन का क्या रोल है? ब्रिटेन का क्या रोल है जिसकी वजह से आप हायर एजुकेशन में बैठे हैं? 1835 लॉर्ड मैकेले एजुकेशन सिस्टम। क्या रोल है ब्रिटेन का? होगा कुछ? सबसे पहले तो हमारे कॉलोनाइजर थे हमारे,
कॉलोनाइजर थे कि नहीं थे? कॉलोनाइजर का मतलब क्या होता है? नहीं बेटा नहीं, ना शास्त्री नगर कॉलोनी, ना नीमड़ी कॉलोनी, ना आस्था कॉलोनी, कॉलोनी नहीं बसाई थी। जैसे मतलब वो हमारे रूलर थे, उन्होंने हमें गुलाम बनाया। आप ध्यान रखिए, आप एक एक पॉइंट अपने दिमाग में बसा के चलिए। ये मत सोचो कि डेमो चल रहा है, ये क्लास चल रही है, हम जाएंगे आराम से बैठेंगे, बड़े थक के आए, फिर यहाँ से जाएंगे थक गए हैं, चाय लाओ खाना दो, थोड़ी देर इंटरनेट में गुजारेंगे, बड़े थक गए, फिर थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ऐसे मत करो, पहले ध्यान से सुनो। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदुस्तान में इतने विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय की जरूरत क्यों थी, तो पहली बात आप ये सुनिए, हिंदुस्तान ज्ञान में बहुत आगे था। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? फाइन। अगर आप इस चीज को कवर अप करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले जो आते हैं वो है महर्षि कणाद। ध्यान रखिएगा, महर्षि कणाद वो थे जिन्होंने वैश्विक सूत्र लिखा। वैश्विक सूत्र में उन्होंने आपको बताया गुरुत्वाकर्षण। अभी टंगस्टन यूनिवर्सिटी का रिसर्च आया, उठा के पढ़ो जो पोर्टफोलियो आया, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा। जबकि हमें क्या बताया, गुरुत्वाकर्षण किसने दिया था? न्यूटन ने। वो साइड की बात है, खुद उन्होंने कहा है कि मिशनरीज हमारा लिटरेचर सब उठा के ले गए थे, उन्होंने अपने नाम से हमारे लिटरेचर को आगे कर दिया। फाइन। इसके बाद आपके पास आते हैं द मोस्ट फेमस ग्रामरियन ऑफ इंडिया, पाणिनि। क्या लिखी थी? अष्टाध्यायी। क्लियर है ना? जिन्होंने आपको ग्रामर दिया। ग्रामर में आपको उन्होंने लैंग्वेज दी। बेवेयर रहना, मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ खुद समझ जाना। जहाँ पे आपको ग्रामर दिया, ग्रामर में उन्होंने आपको लैंग्वेज दी, लैंग्वेज में आपको उन्होंने फोनेटिक्स दिया, मॉर्फोलॉजी दिया और फोनोलॉजी दिया। आ गया ना बच्चा? क्या सोच रहे बेटा? आप बता दीजिए तो मैं आंसर दे दूंगी। मैं कुछ हिंट दे रही हूँ आप लोगों को, ये ध्यान रखिएगा, मैं हिंट दे रही हूँ आप लोगों को और पॉइंट भी बता रही हूँ। फायदा उन्होंने एनहेंस किया। वही फोनेटिक्स, वही स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान जानते हो क्या होता है? व्हाट इज स्वर विज्ञान? अगर आपसे पूछ लिया जाता है हायर एजुकेशन में, स्वर विज्ञान दिया गया है, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी क्या होता है? हिंदी के कितने स्टूडेंट हो? हाँ, तो स्वर विज्ञान क्या होता है बच्चों? द साइंस ऑफ साउंड। जो हम बोलते हैं, क्लियर है ना? वो कितने भागों में विभाजित हो जाती है। प्लीज पढ़ाई करो। फाइन, क्लियर हो गया ना? तो ये चीज जो दी बेटा, संस्कृत हमें, अब आप देखें तो संस्कृत जो है दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, उससे चाइनीज लैंग्वेज निकली है। क्या निकली है? अब यहीं से समझ जाओ मैं क्या हिंट दे रही हूँ। यहीं से, इसी संस्कृत से आपकी चाइनीज लैंग्वेज निकली, बहुत सी यूरोपियन लैंग्वेजेस निकली है। आप समझ गए विश्वविद्यालयों का मतलब? हिंदुस्तान के प्राचीन विश्वविद्यालयों का मतलब समझ लो कि नहीं समझ? आराम से बैठे ही बोले जा रही। क्लियर? थर्ड आप सुनो, फिर हमें बताइए। हाँ, तो अरेबियंस थे, वो आए, उन्होंने यहाँ से न्यूमरल सीखे, वो ब्रिटेन जाते थे। ब्रिटेन को लगा, ब्रिटिशर्स को लगा कि न्यूमरल्स अरब ने दिए। नहीं, जब वो इंडिया तो पता चला कि न्यूमरल्स किसने प्रोवाइड किए? इंडियंस ने दिए हैं। गन्ना भी सबसे पहले, अगर शक्कर देखें आप, जितने भी प्राचीन वो जो खाने की पुस्तकें आती हैं डायनेस्टीज के, सबसे पहले गन्ना आपका जो डिस्क्रिप्शन है मीठे का, मिठाइयों का डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ मिलेगा? हिंदुस्तान में मिलेगा। फिर आपको आउटर कंट्रीज में मिलेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग इट वॉज माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज। बिवेयर रहिएगा। जब आपसे पूछा जाता है कि भारत में प्राचीन विश्वविद्यालयों का सबसे बड़ा रोल क्या है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय विश्वविद्यालय न केवल अपने देश में ज्ञान का सेंटर थे, बल्कि ये आउटर कंट्रीज के लिए भी ज्ञान का सेंटर थे। फाइन। इसमें सबसे जो मेजर पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिखाए गए, जिस पे एजुकेशन बेस्ड थी, वो थी इकोनॉमिक्स, आर्चरी, ह्यूमन साइंस, बिवेयर रहिएगा, एपिस्टेमोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन एंड नॉलेज। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यहाँ पर पढ़ने वाले जो क्या कहते हैं स्टूडेंट थे, वो अराउंड द वर्ल्ड थे, जिसमें आपके पास चाइना, सीरिया, बेबीलोन, यहाँ से आते हैं। बेबीलोन का बच्चा होगा कहीं? बेबीलोन किधर है? आपसे जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया एनवायरमेंटल स्टडीज में, तो क्या करोगे? हाँ, भारत को कितने पार्ट में बांटा गया जियोग्राफिकल बेसिस पे? है बेटा? कौन से 3? हाँ, खत्म। हाँ, आप बताइए। नहीं बेटा, अभी इतनी टेक्नोलॉजी, इतना हमारा देश नहीं बढ़ा। 2 माइनस कर दीजिए, 6। बताओ बताओ, जियोग्राफी के कितने स्टूडेंट्स हैं? जियोग्राफी के स्टूडेंट्स हाथ उठाओ। हाँ बेटे, आप बताओ। हाउ मेनी पार्ट्स इंडिया इज डिवाइडेड एज अ जियोग्राफी? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाउ द इंडिया इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजियो जियोग्राफी? हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो 3 ही है। नहीं बेटे, प्लीज, सॉरी टू से। हिमालय हो गया, हाँ, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया, फिर पूर्वी तट और पश्चिमी। खोलो नेट खोलो।
खोलो खोलो नेट खोलो बेटा, थोड़ा आराम करो, आराम बहुत हो गया, थोड़ा काम करो, खोलो अपने दिमाग को, थोड़ा नर्स करो। देखो 6 किस में जा रहे हैं, आइलैंड है इसमें, और माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन है, नॉर्दर्न प्लेन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, आइलैंड्स है। जरा चेक करो क्या जा रहा है इसमें, चेक करो, आप लोगों को आना चाहिए, पढ़ाई कर रहे हो। 6 द नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड आइलैंड आ गया। कितने आंसर है आपके पास? 6 है ना? कितने आंसर है? 6 बेटा, 8 नहीं थे ना, 3 थे। नॉलेज को हमेशा गेन करके चले। अब अगर आपसे पूछा जाता है, इधर आओ, हिंदुस्तान में, ध्यान रखिएगा, फिर लिखना शुरू करो कि क्या भारत में आपने भारतीय प्राचीन विश्वविद्यालयों में भारत की जियोग्राफी पर फोकस किया गया है? हाँ, क्योंकि तभी हमारे पास भूगोल शब्द आया है। हमें पहले ही पता था द अर्थ इज इन राउंड, लेकिन स्फीयर शेप में, रियल में तो टेरोनाइड स्पेस, जियोनाइड स्पेस में है, उसमें टेरोनाइड स्पेस में, ध्यान रखिएगा, शेप में है, ध्यान रखिएगा, फाइन है। तो हमें क्या पता चला कि भूगोल जो है, जिसे भारतीय विश्वविद्यालयों में भी संग्रहित किया गया था एज ए सब्जेक्ट, वहां पे हमें पहले ही भारत को कितने भागों में विभाजित बता दिया गया है? 6 पार्ट्स में। आ गया? कौन कौन से पार्ट है? 1 मिनट पीछे बुलाइए इनको बेटा, आपके पीछे जो बैठे हैं। बेटा व्हाट्स योर नेम? योर नेम? मारुत। व्हाट इज द मीन ऑफ मारुत? हनुमान जी। हाँ, दैट इज मारुत। हाउ द इंडियन जियोग्राफी इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट? कौन से 6 पार्ट्स हैं? आपने सुना कौन से 6 पार्ट्स हैं? नहीं, लाइन से सीरीज से बताइए। आप क्या बंद करो, देख तो लिया, कितनी बार देखोगे? आप सोचो कहीं हमसे ना पूछ लेना। हाँ बगैर देखे बताइए, आप तो टीचर बनने जा रहे बेटे। हाँ बताइए, आप बताइए, पहला आप बताइए। द हिमालय माउंटेन्स। आप बताइए बेटे। नहीं, सेकंड बताइए। द नॉर्दर्न प्लेन। थर्ड द नॉर्दर्न प्लेन। फोर्थ अरे मैं ही गलत बोल रही हूँ, आप लोग खुद ही नहीं चेक कर रहे हो बच्चों। थर्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू है, चेक करो। देन फोर्थ इज डेजर्ट है, डेजर्ट है सॉरी। एंड देन फोर्थ कोस्टल्स हैं, कोस्टल प्लेन्स, साउथ इंडिया, ये सब बंगाल। और उसके बाद आपके पास आया द आइलैंड्स। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर? फिर से बोलो बेटा, सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोच रहे हो मैं ऐसे ही पढ़ा रही हूँ? मुझे क्या करना है, मैं ये सारी चीजें ना इंक्लूड कर, पर आपको पता होना चाहिए कल को एजुकेशन क्या है बेटे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या है बच्चे। अगर आपसे कल को पूछ लिया जाता है, जैसे ये क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा, कल आएगा, और कल को यही क्वेश्चन उठा के आपसे एनवायरमेंटल स्टडीज से हायर एजुकेशन में रिलेटेड पूछ लिया जाता है, आप क्या आंसर दोगे? मुझे आंसर दीजिए फिर आप। लीव दे। किसने कहा बेटा? नहीं, मैंने 4 से 5 इंटरव्यूज दिए, हमसे आज तक पेपर बन का नहीं बचा। कहाँ पे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिए? कैसी, कौन से? में भी दिया था, प्राइवेट में भी दिया था, आईटी बेस्ड यूनिवर्सिटीज में भी दिया था। वहाँ पे किसी में भी पेपर बन का एक क्वेश्चन नहीं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गई थी तो क्वेश्चन ही पूछे गए आपसे? हम तो बहुत क्वेश्चन पूछे। लॉ का ही पूछा। अच्छा, तो आपसे लॉ, अच्छा लॉ तो बेटा खुद ही बहुत प्रोमिनेंट है। हाँ हाँ, आई अंडरस्टूड। लॉ इज ऑल्सो ए मिक्सिंग ऑफ जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। डेमो दिया, सब दिया, ये सब इंक्लूडेड था इंटरव्यू में, बट देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम पेपर 1। और इंडियन लॉ क्या है बेटे? लॉ में बहुत कुछ पूछा। और लॉ में क्या क्या पूछा आपको? आंसर दीजिए मुझे। मतलब सब कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ और हाँ। जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो सब पूछा। तो लॉ खुद ही सब्जेक्ट इतना हाई लेवल का है बेटा, उससे क्या पूछेंगे? मैं कहना चाहती हूँ पेपर 2 से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। वो कभी कभी देखिए, जिस तरीके से देखिए, थोड़ा ऐसा नहीं है, मेरे पीएचडी इंटरव्यू में मुझसे रिसर्च से क्वेश्चन पूछे, आईसीटी से क्वेश्चंस आए हैं। वो यूनिवर्सिटीज का नहीं। PhD इंटरव्यू में पूछा हो, बट व्हेन यू आर गोइंग इन अ कॉलेज After net JRF, you will pursue PhD. This is the first and foremost thing. Then PhD I am already pursuing. I'm not talking about you. I'm talking about all these students in the class. देखिए बेटा, सबके अपने अपने डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ का नेचर भी होता है, हो सकता है नहीं बच्चों, लेकिन पूछते बहुत है। फाइन, लिखना शुरू करो बच्चों।
प्राचीन भारतीय शिक्षा में तक्षशिला यूनिवर्सिटी का महत्व बताइए। लिखो बच्चों, या तक्षशिला यूनिवर्सिटी को ऐड वो लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। बेटा लिखिए, तक्षशिला यूनिवर्सिटी एक बेहद महत्वपूर्ण और विख्यात विश्वविद्यालय था। एक बेहद महत्वपूर्ण और विख्यात विश्वविद्यालय था। इंग्लिश वाला लिखने शुरू करो। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज अ रेनाउंड एंड प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज अ रेनाउंड and was a renowned and prominent university. It was located at the center of Takshashila city. It was located at the center of Takshashila, Texila, Takshashila city. Next लिखिए, the first information when we gain about प्रथम सूचना तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में, वाल्मीकि रामायण में मिलती है। प्रथम सूचना तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में वाल्मीकि रामायण में मिलती है। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखो बच्चों, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट तक्षशिला यूनिवर्सिटी is presented in Valmiki Ramayana. Is presented in वाल्मीकि रामायण। इस विश्वविद्यालय में विज्ञान और चिकित्सा से संबंधित अध्ययन होता था। इस विश्वविद्यालय में विज्ञान, आपने लिख लिया क्या बेटे? विज्ञान और चिकित्सा से संबंधित। इस विश्वविद्यालय में विज्ञान और चिकित्सा से संबंधित अध्ययन होता था। इस विश्वविद्यालय में विज्ञान और चिकित्सा से संबंधित अध्ययन होता था। इंग्लिश वाले लिखो बेटा, द यूनिवर्सिटी वॉज फोकस्ड ऑन। इस विश्वविद्यालय में विज्ञान और चिकित्सा से संबंधित अध्ययन होता था। क्लियर? नेक्स्ट लिखो बच्चों, द यूनिवर्सिटी वॉज फोकस्ड ऑन साइंस स्पेशली ऑन मेडिसिन। द यूनिवर्सिटी वॉज फोकस्ड ऑन साइंस स्पेशली ऑन मेडिसिन। लिखिए फोर्थ पॉइंट, इसके अलावा इस विश्वविद्यालय में धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, इन्वर्टेड कॉमा में करिए, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष तीरंदाज और ज्योतिष विद्या भी पढ़ाई जाती थी। इसके अलावा इस विश्वविद्यालय में धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, तीरंदाज और ज्योतिष विद्या भी पढ़ाई जाती थी। इंग्लिश वाले लिख लिया बच्चों? हिंदी वालों? इंग्लिश वालों लिखो, अपार्टेड टू दिस वन द एजुकेशन वॉज रिलेटेड टू, related to religion, secularism, archery and astrology, ना बेटा, archery, ARCHERY, archery and astrology। नेक्स्ट लिखिए, हिंदी वाले लिखो, तेल्हारा विश्वविद्यालय इससे प्राचीन है। तेल्हारा विश्वविद्यालय इससे प्राचीन है। तेल्हारा विश्वविद्यालय इससे प्राचीन है, लेकिन तक्षशिला विश्वविद्यालय उससे अधिक महत्वपूर्ण है। तेल्हारा विश्वविद्यालय इससे प्राचीन है, लेकिन तक्षशिला विश्वविद्यालय
इससे अधिक महत्वपूर्ण है। इंग्लिश वाले लिखो बेटा, हिंदी वाले लिख लिया बच्चों, लिखिए। द तेल्हारा यूनिवर्सिटी इज मोर प्रोमिनेंट टू दिस वन, द तेल्हारा यूनिवर्सिटी is more prominent to this one, the Telhara University is more prominent to this one, ancient भी लिख सकते हैं, but Takshashila is more important to this, but Takshashila is more important to this, लिखिए। तेल्हारा बेटा, TELHARA, तेल्हारा। नेक्स्ट लिखिए, इंग्लिश वाले लिख लिया आप लोगों ने, हिंदी वाले लिखो। जातक और बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा भी इस विद्यालय में दी जाती थी। जातक और बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा भी इस विश्वविद्यालय में दी जाती थी। जातक और बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा भी इस विश्वविद्यालय में दी जाती थी। लिखिए, the Jatakas and the Buddhist literature was also, the Jataka and Buddhist literature was also, the Jatak and Buddhist literature was also provided at this university, was provided at this university. Next point लिखो बच्चों, लिख लिया? Literature was also provided at this university. What is Buddhist literature बच्चों? Buddhist literature क्या है? क्या बेटा, बट बुद्धिस्ट लिटरेचर को आप डिफाइन कैसे करोगे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, तो पहले बताओ इसका मतलब क्या है। ये तो हमें 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं त्रिपिटक, हम बेटा, हाँ, और जो एनलाइटमेंट मिला था महावीर गौतम बुद्ध को, वो इसमें इंडिकेटेड है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश लिखिए। इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों में चीन, बेबीलोन, सीरिया और ग्रीस से थे। इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों में चीन, बेबीलोन, सीरिया और ग्रीस से थे। कुल मिलाकर 10,000 विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते थे। मैं फिर से बोलूं बेटा, फिर से बोलना है मुझे, हाँ बेटा, ये इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों में चीन, बेबीलोन, सीरिया और ग्रीस से थे। चीन, बेबीलोन, सीरिया और ग्रीस से थे। कुल मिलाकर 10,000 विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे। कुल मिलाकर 10,000। इंग्लिश वाले लिखो बेटा। The students who were here from China, Babylon, Syria and Greece. The total amount of the student was China, Babylon, Syria and Greece. The total amount of students were 10,000. The total amount of students were 10,000. 10,000 विद्यार्थी। लिखिए, प्रमुख छात्रों के नाम, हिंदी वाला लिखो। प्रमुख छात्रों के नाम पाणिनि, चरक, पाणिनि ग्रामेरियन थे बच्चों, चरक फिजिशियन थे। पाणिनि, चरक, चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य। कौटिल्य कौन है बेटा? एक्सीलेंट। चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य। लिखना शुरू करो। Find that the noted students we have, हाँ, फिर से बोलूं क्या मैं? जो कौटिल्य थे ये तक्षशिला में तो मतलब पढ़ते थे और नालंदा में क्या पढ़ाते थे मतलब। बेटा, ऐसा क्वेश्चन आपने क्यों पूछा? अगर कल को आप डीयू में पढ़ेंगी तो आप जेएनयू में नहीं पढ़ा सकती? नहीं मैम, क्योंकि क्वेश्चन देखा था मैंने कि मतलब जो कौटिल्य थे वो मतलब कहाँ पढ़ाते थे, तो मैम तक्षशिला में तो वो पढ़े थे, फिर नालंदा में क्यों गए आप ये जानना चाहते हैं? आप ये बताइए, नालंदा और तक्षशिला दोनों सिमिलर हैं कि नहीं है? पहले बेटा आंसर दो, फिर मैं आंसर दूंगी। बताइए आप हाँ या ना।
ठीक है ना। अब अगर आप नालंदा को देखेंगे ना बेटा, तो यहाँ पे अगर कौटिल्य ने पढ़ा है तो क्या पढ़ाया गया होगा यहाँ पे? एक्सीलेंट। तो नालंदा में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रही होगी पढ़ाने की? दैट्स वाई ही वॉज देयर। अब इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको और क्लैरिफाई करते हैं। जब आप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ देखें, अब देखो इस यूनिवर्सिटीज़ को पहले आप फोकस करो, इसमें आपको कितने टर्म्स बताए गए। पहले आपको क्या बताया गया, क्या पढ़ाया जा रहा है? साइंस और मेडिसिन। क्लियर? ये इसकी प्रोमिनेंसी थी। इसमें जो आप स्किलिंग जो इसका स्पेल्ड बाउंड आउटपुट आप देखेंगे, कहाँ देखेंगे? साइंस के क्षेत्र में देखेंगे। साइंस से आपने क्या निकाला? मेडिसिन निकाला। साइड करिए। फिर आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताए गए। क्या जरा बताओ? नहीं, ध्यान से सुनो। पहला बताया गया है आपको रिलीजन, सेक्युलरिज्म, आर्चरी एंड एस्ट्रोलॉजी। क्लियर है ना? आपको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया इकोनॉमिक्स। क्लियर? इसमें आपको इकोनॉमिक्स इंक्लूड नहीं किया। इकोनॉमिक्स जो थी आपको क्या कहते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टडी पे पढ़ाई जाती थी। बिवेयर रहिएगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टडी पे पढ़ाई जाती थी। फाइन, इसको गेन, लेकिन नालंदा आप जाएंगे तो अर्थशास्त्र पढ़ाने का मेन स्रोत और क्या कहते हैं वहां पे अर्थशास्त्र गेन करने का मेन अगर आपसे वो पूछा जाता है तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय। क्लियर हो गया बेटे? फिर से बोलो मैं कहीं पे। फाइन, तो जरूरी नहीं कि कोई आपने डीयू में पढ़ा तो आपको सारे सब्जेक्ट्स की स्किलिंग उठा के दे दी गई, सब नहीं। हो सकता है जेएनयू प्रोवाइड करो या जेएनयू इस चीज़ के लिए आपको रिक्रूट कर रहा हो। आप बिवेयर रहिएगा, क्योंकि देखो इस चीज़ को आज से पीछे ले जाकर समझ लो। जब आपके पास वो आते हैं, जैसे अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में और एक यूनिवर्सिटी और दिमाग से निकल गया है, उसमें जॉब निकली हुई है, तो उन्होंने दिया कि उन्हें किन किस सब्जेक्ट के असिस्टेंट, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में किस किस सब्जेक्ट के वो चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, तो उसमें इंग्लिश मेंशन नहीं है। फाइन, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई नहीं जा रही, पर इस समय इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पे वो आ जाएगी। ठीक इसी तरीके से बेटा प्राचीन भारतीय भी सिस्टम था, तो जो रिक्वायरमेंट होती थी उसके अकॉर्डिंग्स पे उनको सेलेक्ट किया जाता था। क्लियर है कि नहीं? अब अगर आप नालंदा, किस यूनिवर्सिटी में आग लगाई गई है? तक्षशिला में ना, नालंदा में। सोच लो आप लोग, नालंदा यूनिवर्सिटी में। किस यूनिवर्सिटी में आग लगाई है? नालंदा में कि तक्षशिला में? और नालंदा तक्षशिला दोनों में तो आग नहीं लगाई गई थी, एक ही में लगी थी ना। नेट पे चेक कर, किस में लगी थी? चेक तो करो बच्चों। बख्तियार खिलजी ने। अब आप बताइए वहां पे आग क्यों लगाई गई? हाँ बेटा, बीमार तो मैं भी हो जाऊंगी। बुक्स में वो ऐसी वो लिखे वो सारी रत्नावली, नामवली, नाम मैं बोल रहा हूँ, and they were the source of knowledge, and the Bakhtiyar Khilji was the intruder from मोहम्मद गोरी's team। तो जब वो बंगाल कॉन्क्वेस्ट करने गया था, वो बीमार हो गया था, तो वन ऑफ दी क्या बोलते हैं उसे, मतलब आचार्य, वो उनसे इलाज कराने के लिए उन्होंने बोले मैं तुम्हारा इलाज तो नहीं करूँगा। तो उन्होंने उनकी कुरान में मेडिसिन का लेप लगाया, उनसे बोले सिर्फ कुरान पढ़ना तुम ठीक हो जाओगे। तो आफ्टर सम टाइम वो जब ठीक हो गए तो उन्हें पता चला कि ये हुआ था। तो आचार्य का नाम क्या था बेटा? नाम राहुल, आचार्य राहुल। सुनिए आप, मैं आपको बताती हूँ। अब आपसे पूछा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाने का मेन कॉज क्या था? नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज हाईली एनरिच्ड इन मेडिकल साइंस। किसमें बच्चों? मेडिकल साइंस में। तो जब मेडिकल साइंस में था, हाँ बेटा, यू मस्ट हैव दैट वन, यू कैन लीव दैट इफ यू वांट टू बी गो एनीवेयर। सुनिए, ठीक है ना? तो वहाँ पे बेटा उन्होंने कहा था कि हम आपका इलाज करेंगे, वो नहीं पहुँचे थे। मैं आपको बता देती हूँ, याद अधूरा ज्ञान है, फिर आप लोग आगे लिखना शुरू करो। तो बख्तियार खिलजी बीमार पड़े, बोले हम इनसे इलाज नहीं कराएंगे। तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो आचार्य राहुल के पास गए, बोले भैया इनका इलाज कर दो। उन्होंने सोचा हम इलाज कर देंगे, हमें क्या कहते हैं कुछ इनाम मिल जाएगा। हमेशा ज़्यादा किसी का परोपकार में मत बिलीव करो, उतना ही परोपकार करो जितना रिक्वायर्ड हो, उसके आगे ज़्यादा धाता दानी मत बनो। ये हमेशा हिस्ट्री से याद रखो, हिस्ट्री कभी भी नॉन वायलेंस पे नहीं चलती। आप राजा बन, हाथ जोड़ के राजा नहीं बन सकते, दुनिया का नियम है। फाइन, तो वो गए, बोले ठीक है आप इनकी कुरान साहिब लिया, ये उन्होंने उसमें एप्लीकेट कर दिया। अब बख्तियार खिलजी पढ़ते थे उस समय, कौन सा वो था कि लगा तो ऐसे ऐसे करते हो, ठीक हो गया। उन्होंने पूछा ठीक कैसे हुए? तो उन्होंने बताया ऐसे। आचार्य राहुल को बुलाया गया, बस तब उन्होंने कहा कि आग लगा दो। 90 लाख बुक जल गई, तो 6 महीने तक लिटरेचर जलता रहता। किसने कहा था उसकी जान बचाने के लिए?
आप बताइए ना, आप तभी परोपकार कीजिए जब आपको लगे कि परोपकारी आपका साथ देना, आपका ग्रेटिट्यूड मानने लायक है। ऐसे परोपकार करने से क्या फायदा जो आप ही को क्या कहते हैं साइड कर दे। क्लियर और नॉट क्लियर? दिस वाज द रीजन कि नालंदा में आग लगाई गई थी, बिकॉज नालंदा वाज हाईली इंटरेस्टेड इन मेडिकल साइंस, साइंस एंड मेडिकल साइंस। क्लियर हो गया आप लोगों को? लिखिए मिथिला यूनिवर्सिटी। कौन सा बेटा? हाँ अच्छा, द नोटेड स्टूडेंट्स वी हैव पाणिनि द ग्रामेरियन, पाणिनि बेटा द ग्रामेरियन, पाणिनि, पाणिनि ग्रामर लिखिए अष्टाध्यायी, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान के किन 4 राज्यों में, किन 4 जगहों पे संस्कृत बोली जाती है? पहला मुत्तूर कर्नाटका, दूसरा झीरी मध्य प्रदेश, तीसरा संजना ओडिशा और चौथा है गंदोआ राजस्थान। ध्यान रखिएगा। फाइन, लिखो। और हर साल रक्षाबंधन के पर्व पर हिंदुस्तान में संस्कृत दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, संस्कृत दिवस रक्षाबंधन के पर्व पर। भारत की जो प्रथम नेशनल लैंग्वेज कौन है? प्रथम भारत की क्लासिकल लैंग्वेज कौन है? क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत है बेटा, पक्की बात है। तमिल इन 2004, तमिल 2004 में इसको क्लासिफिकेट किया गया था। लिखिए बेटा, द पाणिनि द ग्रामेरियन, चरक द फिजिशियन, देन द चंद्रगुप्त मौर्य एंड द कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य एंड द कौटिल्य। कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी? उसको मुद्रा राक्षस तो नहीं बोलते। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? वेरी गुड। लिखिए मिथिला यूनिवर्सिटी। भारत की दूसरी अति प्राचीन, भारत की दूसरी प्राचीन विश्वविद्यालय मिथिला विश्वविद्यालय है, जो बिहार में सेंटर्ड है। भारत का आपने लिख लिया बेटे? लिख लिया बेटा आप लोगों ने? हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं आप लोग? इंग्लिश में। सो वेट फॉर, लिखिए भारत का दूसरा अति प्राचीन विश्वविद्यालय मिथिला है, जो कि बिहार में स्थित है, जो कि बिहार में स्थित है महानंदा नदी के पास। बिहार में स्थित है महानंदा नदी, स्थित है महानंदा नदी के पास। नेक्स्ट लिखिए, अंग्रेजी वाले लिखो बच्चों। द नेक्स्ट फॉरमोस्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इज, द नेक्स्ट फॉरमोस्ट, महानंदा नदी के पास स्थित है बेटा। लिखिए, द नेक्स्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इज, द नेक्स्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इज मिथिला यूनिवर्सिटी, located at Bihar near Mahananda Nadi, located at Bihar near Mahananda Nadi, located at Bihar near Mahananda Nadi। हिंदी वाले लिखो बेटा, क्या कहते हैं? इस क्षेत्र का कुछ भाग आधुनिक समय में, इस क्षेत्र का कुछ भाग आधुनिक समय में, इस क्षेत्र का कुछ भाग आधुनिक समय में बिहार, झारखंड और नेपाल की तराई में पड़ता है। इस क्षेत्र का कुछ भाग आधुनिक समय में, इस क्षेत्र का कुछ भाग आधुनिक समय में बिहार, झारखंड। ये द्रौपदी मुर्मू पहले कहाँ की गवर्नर थी? झारखंड थी। हिंदुस्तान की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन सी थी? बेटा प्लीज डोंट गिव मी हार्ट अटैक। प्रतिभा पाटिल। एंड हु इज द सेकंड वन? द्रौपदी मुर्मू। एंड हु इज द फर्स्ट ट्राइबल फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? गुड। लिखिए क्या बेटा? हाँ, संथाल। लिखो बच्चों, कहाँ तक लिखा ये बताइएगा जरा मुझे। ये तराई में पड़ता है। इंग्लिश वाले लिखो क्या बेटा? इसका अधिकांश भाग जो है बिहार, झारखंड और नेपाल की तराई में पड़ता है बेटा। तराई जैसे निचले पार्ट जो होते हैं, ठीक है ना? बिहार, झारखंड और नेपाल की तराई में पड़ता है। नेक्स्ट लिखिए, इंग्लिश वाले लिखो। द मोस्ट ऑफ द पार्ट इज लोकेटेड एट,
The most of the part is located at Bihar, Jharkhand, and the lower part of Nepal. Bihar, Jharkhand, and the lower part of the Nepal. Bihar, Jharkhand, and the lower part of the Nepal. नेक्स्ट लिखो बच्चों, इसी में लिखो, यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषयों में कला साहित्य, यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषयों में कला साहित्य, शिल्पकला, वेदों से संबंधित शिल्पकला, कला साहित्य, वेदों से संबंधित शिल्पकला, न्याय शास्त्र पढ़ाया जाता था। फिर से बोलूं, 4 सब्जेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा, कला साहित्य, वेदों से संबंधित शिल्पकला और न्याय शास्त्र है।